नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराई जा रही है। पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराई जा रही है। बीपीएससी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और पूरा का पूरा टीजीटी और पीजीटी, जो लोग बीपीएससी में टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल है, टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन दिए हुए हैं, उन लोगों के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी ही होगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी मैं कंप्लीट कराऊंगा। मतलब बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी में लगे हैं तो आप लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, यह बीपीएससी टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। तो पाठ है समय की शुरुआत, और समय की शुरुआत यह जो पाठ है इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से इसे कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, मैं एनसीईआरटी को कई तरह से कंप्लीट करा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी कंप्लीट करा रहा हूं और साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स भी दे रहा हूं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी लोग लगे हैं वह लोग, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 799 रुपए का कोर्स है। इसमें टीजीटी और पीजीटी और जूनियर, क्योंकि एनसीईआरटी तो सब में आएगा, ठीक है, तो सबकी तैयारी कराई जाएगी केवल 799 रुपए में। और अगर आप ईएमआरएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी तैयारी हो सकती है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैं पूरी एनसीईआरटी निचोड़ कर आप लोग को दूंगा। टेस्ट सीरीज के रूप में भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को दूंगा। और मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं, अगर आप 100% हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को देखते हैं तो 100% बेहतरीन रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग बिल्कुल लग जाएं। और यह पहला लेक्चर वीडियो है, पहला लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन आंसर का पहला लेक्चर वीडियो। ऐसी बात नहीं है, इसके पहले हैंड रिटेन नोट्स की लेक्चर वीडियो मैं दे चुका हूं, कम से कम 7-8 लेक्चर वीडियो दे चुका हूं। यह क्वेश्चन आंसर का पहला लेक्चर वीडियो है, कक्षा 11 इतिहास एनसीईआरटी, और पाठ का नाम है समय की शुरुआत। तो बात शुरुआत करते हैं समय की शुरुआत से संबंधित। यह पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से मैं कंप्लीट कराया हूं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो अति लघुत्री वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। पूरा 799 रुपए का कोर्स है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी सब आपका कंप्लीट होगा 799 रुपए में। अब पूरा बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। समय की शुरुआत में हमने बताया है, यह समय की शुरुआत में दरअसल ये इस पाठ का सारांश ये है, इसमें जो मानव जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, मानव का जो विकास प्रारंभ हुआ है, उससे संबंधित इसमें है सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो मानव विकास शुरुआत हुआ है, मानव की जो शुरुआत हुआ है मानव विकास की, उसमें संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि मानव, हम किस मानव के पूर्वज वंशज हैं? होमोसेपियंस के। तो होमोसेपियंस थे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर होमोनाइड, होमोनिड, ये क्या है? ये अलग अलग मानव प्रजाति हैं। तो उनके बारे में इस पाठ के सारांश में उनके बारे में है। तो प्रश्न है, होमोनिड का उद्भव कहां और कब हुआ? बहुत ही सरल प्रश्न रहेगा, यह अति लघुत्री वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और सीधे सीधे उत्तर रहेगा। तो होमोनिड का उद्भव कहां और कब हुआ था? बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं इसके पहले मैं क्लास में कंप्लीट कराया हूं नोट्स के माध्यम से। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। होमोनिड का उद्भव कहां और कब हुआ था? तो ये जो होमोनिड नाम की मानव प्रजाति थी, ये अफ्रीका में पाई जाती थी। अफ्रीका में पाई जाती थी मानव प्रजाति होमोनिड, ठीक है। हम लोग जो जिस मानव के पूर्वज वंशज हैं वह है होमोसेपियंस। बहुत सारे मानव प्रजातियां आई लेकिन वह लुप्त हो गई, वह प्रकृति से संघर्ष नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोनिड, होमोनाइड, ठीक है। तो ये देखिए, होमोनिड का जो उद्भव है कहां और कब हुआ? तो होमोनिड का जो उद्भव हुआ था, इसका जन्म कहां हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में इसका उद्भव हुआ था। होमोनिड का जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। देखिए, सबसे पहली मानव प्रजाति से माना जाता है, ठीक है, होमोनिड को, जो अपने पैरों के बल पर खड़ा होकर सीधा चल सकता था, जो अपने हाथों का उपयोग कर सकता था, औजार बनाने में प्रयोग कर सकता था, ठीक है। तो होमोनिड का जो जन्म कहां हुआ था? अफ्रीका से संबंधित है। और होमोनिड का जो जन्म कितना वर्ष पहले हुआ था? तो 56 लाख वर्ष पहले। पहली मानव प्रजाति यही थी जो 56 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुई थी।
ठीक है, तो बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कराएंगे हम। देखिए दूसरा प्रश्न है, आदिकालीन मानव को किस आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। अभी मैं बताया हूं, कई सारी मानव प्रजाति के बारे में बताया हूं ना, होमोसेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोनिड, होमोनाइड, ठीक है, तो ये सब मानव प्रजाति हैं। तो इन मानव प्रजातियों को किस आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है, किस आधार पर? तो देखिए आधार बता रहा हूं, खोपड़ी का आकार अलग है। किसी मानव प्रजाति की खोपड़ी का आकार बड़ा होता था और किसी मानव प्रजाति का खोपड़ी का आकार छोटा होता था। आमतौर पर जो जितने विकसित मानव प्रजाति होती थी, जितनी विकसित मानव प्रजाति बाद में पैदा होती गई, बाद में विकसित होती गई, उनकी खोपड़ी का आकार छोटा होता गया। ठीक है, मानव मस्तिष्क का आकार जो है वह छोटा होता गया। ज्ञान प्रबल था मस्तिष्क में, बस मस्तिष्क का आकार छोटा होता गया, तो खोपड़ी का आकार अलग है। इस आधार पर मानव प्रजाति को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया। जबड़े व दांत भी अलग थे। कुछ मानव प्रजाति जो शुरुआती मानव प्रजाति थे उनके जबड़े मजबूत होते थे, जबड़े बड़े बड़े होते थे। अरे वह मानव प्रजाति जो शुरुआती मानव प्रजाति थे वो कच्चे कच्चे मांस खा जाते थे, बड़े बड़े जानवरों को मारकर खा जाते थे, भूनते भी नहीं थे। आग की खोज हो नहीं थी, आग का उपयोग वह जानते नहीं थे, तो उसके लिए क्या है, बड़े बड़े जबड़े चाहिए ना, तो प्रकृति ने उनको बड़ा बड़ा जबड़ा दिया था, मजबूत जबड़ा दिया था। दांत भी बड़े बड़े नुकीले थे शुरुआती मानव के, तो जबड़े व दांत भी अलग अलग थे। तो इन दोनों आधारों पर मानव प्रजाति को अलग अलग किस्मों में बांटा गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, होमो की कितनी प्रजातियां हैं, स्पष्ट करिए। होमो की कितनी प्रजातियां हैं, स्पष्ट करिए। अब देखिए हमने बताया, शुरुआती समय में बताया कि हम लोग किस मानव प्रजाति के वंशज हैं, होमो सेपियंस के, होमो सेपियंस के। तो होमो और सेपियंस ये दो अलग अलग शब्द हैं, तो यहां पर सिर्फ होमो की बात की जा रही है। होमो की कितनी प्रजातियां हैं, तो होमो की दो प्रजातियां हैं, एक है होमो हैबिलस और दूसरा है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो हैबिलस और होमो सेपियंस मतलब हम ही लोगों का, हम लोग जिस मानव प्रजाति के हैं ना, उसका एक और भाई था, एक और उसका भ्राता था, जिसका नाम क्या था, होमो हैबिलस। ठीक है, तो होमो हैबिलस क्या करता था, होमो हैबिलस औजार बनाने वाले थे। ठीक है, होमो हैबिलस वह मानव प्रजाति थे जो औजार बनाना जानते थे। देखिए होमो इरेक्टस, देखिए एक और था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या करते थे, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे। ठीक है, ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे। और होमो हैबिलस क्या करता था, औजार बनाने वाले मानव थे, मतलब वह मानव जो शुरुआती समय में औजार बनाना सीखा था, होमो हैबिलस। होमो इरेक्टस वह मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल पर चलने की कला विकसित किए थे। और होमो सेपियंस वह मानव जो चिंतनशील मानव था, जो विचार करता था। पहली बार एक ऐसा मानव जो अच्छा बुरा सुख दुख का विचार कर पाने में सक्षम था कि यह काम ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे काम करना है। ठीक है, कोई लकड़ी जलाता था, अगर वह नहीं जलती थी तो ऐसे, मतलब इस तरह से, ठीक है, विचार करने में क्षमता था कि इस कार्य को ऐसे किया जाए तो और अच्छे से होगा। ठीक है, तो होमो सेपियंस क्या था, चिंतनशील मानव था। तो तीन मानव प्रजातियां थी, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। और इन तीनों में भिन्नता भी आप लोग को बता दिया हूं। कौन सा मानव औजार बनाने में दक्ष था, होमो हैबिलस। कौन सा मानव सीधा खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव था, होमो इरेक्टस। ठीक है, और होमो सेपियंस जो चिंतनशील मानव था, जो विचार रखता था। ठीक है, अब प्रश्न 4 देखिए, फ्रांस में स्थित लेजरेट, देखिए फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में भोजन के क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। फ्रांस में एक गुफा है लेजरेट गुफा। इस तरह से हमारे भारत में गुफा है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा में क्या मिला है, भित्ति चित्र मिले हैं। भीमबेटका की गुफा में प्रस्तर चित्र मिले हैं, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में। और भीमबेटका की गुफा में सैकड़ों चित्र मिले हुए हैं और वह भिन्न भिन्न कालखंड के हैं, मतलब पूरा पाषाण काल के भी चित्र भीमबेटका से मिले हैं, और मध्य पाषाण काल के भी शैल चित्र मिले हैं, नव पाषाण काल के भी शैल चित्र मिले हैं। और जबकि आप लोगों को मैं बताया हूं कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का पूरा कालखंड क्या था, ये पूरा पाषाण काल का था। और उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। तो समझ सकते हैं कि कितना लंबे समय तक भीमबेटका की गुफा मानव के अधिवास का केंद्र रही है। अब सोचिए, और लोग वहां पर निवास करते थे और खाली समय में क्या करते थे, पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। तो जिस तरह से भारत में भीमबेटका की गुफा है, हाँ अच्छा, भीमबेटका की गुफा है कहाँ, कहाँ है भीमबेटका गुफा, कमेंट करिएगा और बताइएगा। भीमबेटका गुफा में 2 4 5 बातें बताइएगा, तब मैं मानूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा है।
लेजरेट गुफा में भोजन के क्या क्या सबूत मिले हैं? अब फ्रांस में जो स्थित है लेजरेट गुफा, प्रश्न पूछ सकता है कि लेजरेट गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। तो वहां पर कुछ खाद्य पदार्थों के सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? उत्तर में देखते हैं। इस गुफा में 2 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। आप बताइए, 2 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं इस गुफा में। और दूसरा क्या साक्ष्य मिला है? गुफा में खाद्य हेतु फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला है। 2 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं और उसके अलावा फलों के, वनस्पतियों के, बीजों के, ठीक है, पक्षियों के अंडे के या मीठे जल की मछलियां, मतलब ऐसी मछलियां जो मीठे जल में रहा करती थी, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कुल मिलाकर खाने पीने के सबूत मिले हैं। ठीक है, 2 चूल्हे थे, मतलब लोग खाना बनाना जानते थे और इन सब वनस्पतियों का, खाद्य पदार्थों का या मछलियों आदि का यूज वह करते थे, खाने में प्रयोग करते थे। ठीक है, अब और क्या मिला है यहाँ से लेजरेट गुफा से? तो इसके पास एक पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित था, टेरा अमाटा। यह आपका पूरा स्थल है टेरा अमाटा। तो टेरा अमाटा में क्या मिला है? घास फूस मिला है और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ी मिली है। तो देखिए, यह सब साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ी मिली है टेरा अमाटा में। ठीक है, तो ये सब सारे साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, यह जो आपका गुफा था, इस गुफा का नाम था लेजरेट गुफा। तो लेजरेट गुफा के बारे में यह सब बताया हूं। तो लेजरेट गुफा के पास ही एक और पूरा स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित था, वह है टेरा अमाटा। टेरा अमाटा एक जगह है, टेरा अमाटा एक जगह है। तो टेरा अमाटा में क्या मिला है? घास फूस और लकड़ी की छत वाली, मतलब आप जानते हैं कि जो झोपड़ी होती है वो घास फूस की तो होती है, घास फूस और लकड़ी की ही झोपड़ी होती है। तो घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ी मिली है। कहां से? टेरा अमाटा से, टेरा अमाटा से। ठीक है, तो ये सब सारे साक्ष्य मिले हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, होमो का अर्थ स्पष्ट करिए। मैंने अभी आपको बताया होमोसेपियंस तो आप जानते हैं, लेकिन होमो जो है अलग शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो होमो शब्द का अर्थ क्या है? आदमी है। होमो शब्द का अर्थ आदमी है। देखिए, अब आदमी तो मैन को आदमी कहा जाता है ना, अंग्रेजी में मैन का मतलब आदमी, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन, हाँ, इंग्लिश में ह्यूमन को कहा जाता है आदमी। लेकिन यहाँ होमो जो है, यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है होमो, और जिसका मतलब क्या होता है? आदमी होता है। अब आदमी का मतलब नर मत समझिए केवल, आदमी में स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं आदमी में। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता था? वह शिकारी अच्छा, शिकारी होते क्या थे? शिकारी आखेटक होते थे, मतलब वह पशुओं को मारते थे और उसको खाने के लिए मारते थे और खिलाने के लिए भी मारते थे। तो वह मारते भी थे, पशुओं को मारते थे, और उनके द्वारा, जैसे पशु हैं तो पशु के सींग, पशु की हड्डियां, पशु के रक्त या पशु की जो चमड़ियां आदि होती थी, जैसे हिरन को मारे तो हिरन की हड्डी भी काम में आ जाती थी, और हिरन की जो खाल होते थे वह भी काम में आ जाते थे। तो भाई उसके मांस को तो खा लिए, लेकिन उसकी जो छाल है, उसकी जो चमड़ी है, हिरन की चमड़ी है या हिरन के सींग है या हिरन की हड्डियां हैं, तो क्या है, उसका संग्रह कर लेते थे अन्य कार्यों में। ठीक है, तो वह एक खाने के लिए भी आखेट करते थे और संग्रह करने के लिए भी आखेट करते थे। तो शिकारी संग्राहक कहा गया है। तो शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है? वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर 2 बिंदु दीजिए। ठीक है, तो अब जो शिकारी या संग्राहक समाज जो पशु पक्षियों को मारता है या पशु पक्षियों से, अगर अब तो यह वर्जित है कि कोई शिकारी शिकार करे पशुओं का, तो वह वर्जित है, लेकिन अभी भी वह पशुओं से या कुछ ना कुछ पशुओं से या वन उत्पाद से अपना लाभ निकाल लेता है। तो उसका उत्तर क्या है? आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं। ठीक है, खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करते हैं। जिस पर पहले आखेटक शिकारी खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करते थे, दूर दूर तक वनों में निकल जाते थे और देर रात घर आते थे खाने पीने की चीज लेकर। ठीक है, तो आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं। तो यह भी एक तरह से खाद्य संग्राहक हैं, लेकिन इनका तरीका क्या है? अलग है। लेकिन ऐसी भी कई समाज हैं जहां स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार संग्राहक तथा औजार बनाने का काम करते हैं। आज भी आदिम जातियां हैं जो शिकार करते हैं या वन उत्पाद से जो वन्य उत्पाद होते हैं उनका संग्रह करते हैं, बाजारों में बेचते हैं, नए नए औजार बनाते हैं आज भी। ठीक है,
ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों को ही एक समान काम करते हैं। तो देखिए, आदिम जातियों में स्त्री और पुरुष में समानता पाई जाती है। ठीक है, आप लोग जनजातियों के बारे में पढ़े होंगे या जंगलों में रहने वाली जो जातियां हैं उनके बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ मानेंगे कि स्त्री पुरुष में इक्वलिटी थी। आज भी वो इक्वल हैं स्त्री और पुरुष समाज जनजातियों में। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, वर्णन करिए। अब देखिए, आदि मानव जो हुआ करते थे भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करते थे, क्या क्या खाते थे बताएं। तो देखिए, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाते थे, जैसे बीज, पेड़ पौधे या फलों के बीज खाते थे, गुठली खाते थे, बेर खाते थे, फल और कंदमूल आदि खाते थे। जानवरों का मांस स्वयं शिकार करके या मरे हुए जानवर को भी खाते थे। शुरुआत में वो कुछ भी खा लेते थे। शुरुआत में मैंने बताया ना, शुरुआत में उनके दांत बड़े बड़े थे, जबड़े मजबूत हुआ करते थे शुरुआती मानव के। तो क्या करते थे, पशुओं को मारकर खा जाते थे। ठीक है, उन्हें खाने का तरीका भी नहीं मालूम होता था, वो मारते थे और किसी जिस तरह से जानवर खाते हैं उसी तरह से वो मारकर खा जाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में आग की खोज हुई, फिर उसके बाद उन्होंने उसे क्या बोलते हैं, उसे भून कर खाना शुरुआत कर दिया। ठीक है, ये शुरुआत में ऐसा नहीं करते थे। जानवरों का मांस स्वयं शिकार करके या मरे हुए जानवरों को भी खा जाते थे। तीसरा देखिएगा, छछूंदर पक्षियों और उनके अंडे, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि को भी खाते थे शुरुआती समय में। मछली देखिए, मछली जो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कब बनी थी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में यह बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। मछली खाने वाली चीज है, मछली को भी खाया जा सकता है। यह पूरा पाषाण काल के लोग नहीं जानते थे, पूरा पाषाण काल के लोग मछली को नहीं खाते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, आदि मानव, उनको यह ज्ञान हो गया था कि अब मछली को भी खाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं, स्पष्ट करें। अच्छा, आदि मानव जो थे उनका रहन सहन कैसा था भाई, किस तरह रहते थे। तो शुरुआती समय में तो एकदम खानाबदोश थे, आपको पता है, वो पेड़ों पर रहते थे। शुरुआती समय में तो पेड़ों में रहते थे, झुंड में रहते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे वह भी सभ्य होते गए और एक जगह रहकर कार्य करने लगे। ठीक है, तो देखिए, इनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। ठीक है, आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं। देखिए, इतिहासकार कैसे कर रहे हैं ये बताना है। तो इतिहासकारों के लिए मुख्य पॉइंट जिससे वह आदि मानव के रहन सहन की जांच कर सकते हैं, तो देखिए, उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। जो उनके द्वारा जो शिल्पकृतियां बनाई गई हैं, जो पत्थर के जो भी कुछ बनाया गया है, वह कहां कहां तक विस्तृत है, इसकी जांच करना। ठीक है, केन्या में किलोम्बे, औरे और ओलो जेरसाइली के खनन स्थानों पर, यह सब क्या है, पुरातात्विक स्थल हैं, हजारों की संख्या में सल्क उपकरण मिले हैं। अब ये सल्क उपकरण क्या है, ये पाषाण उपकरण है, मतलब पत्थरों से बनाया जाने वाला औजार है, लेकिन सल्क लिखा हुआ है। तो सल्क का मतलब क्या होता है, नुकीलेदार। सल्क का मतलब क्या होता है, जैसे ये चाकू है, ठीक है, ये चाकू, मान ली चाकू है, तो ये क्या है, चाकू का जो अगला हिस्सा होता है जो चौकदार होता है, ठीक है, जिसमें धार होता है, वह क्या है, सल्क है। तो सल्क उपकरण प्राप्त हुआ है, मतलब ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जो क्या है, सल्क है, मतलब कि थोड़ा सा ब्लेड है। ठीक है, और हस्तकुठार मिले। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, जो 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। तो यह कहां से मिले हैं, केन्या के किलोम्बे और ओलो जेरसाइली के खनन स्थानों पर। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा, आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया, तर्क देकर स्पष्ट करा। अच्छा, ये आग की खोज कब हुई थी, आपको पता है। आग की खोज जो हुई है पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई है, पूरा पाषाण काल में। लेकिन आपको एक वीडियो में मैं आपको जानकारी भी दिया था, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, केवल खोज हुई थी। ध्यान रखिएगा, मनुष्य आग से परिचित हो चुका था, लेकिन उपयोग की जानकारी मनुष्य को नहीं थी। पूरा पाषाण काल में आग की तो खोज हो चुकी थी, लेकिन उसके उपयोग की जानकारी नहीं थी। मतलब आग का उपयोग करके
प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, आग का उपयोग करके कच्चे मांस को भूनकर खाया जा सकता है, आग का उपयोग करके जंगलों को साफ करके खेती की जा सकती है, इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं था। इसका ज्ञान कब हुआ? नवपाषाण काल में। मतलब आग के उपयोग की जानकारी कब मिली कि आग का उपयोग किया जा सकता है? नवपाषाण काल में। लेकिन खोज जो है यह पूरा पाषाण काल में हो गया था। ठीक है। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो भोजन को भूनकर खाना शुरू कर दिया। अब आग के उपयोग हो गई तो आग से परिचित हो गया, आग का उपयोग करना सीख लिया, तो भोजन को भूनकर खाना शुरू कर दिया। खतरनाक जानवरों को भगाना शुरू कर दिया। आप लोग पता है कोई भी खतरनाक जानवर हो, आग से बहुत डरता है। याद रखिएगा, शेर भी आग से डरता है। शेर के सामने अगर आप थोड़ा सा अगर आग लेकर पहुंच जाएंगे तो वह डर कर भाग जाएगा। ठीक है। तो खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए काम आता है। गुफाओं में रोशनी होने लगी। गुफाओं में क्या हुआ? प्रकाश उत्पन्न हो गया, मतलब प्रकाश करके वह रहने लगे। ठीक है। तो प्रकाश का काम भी होने लगा, मतलब अंधेरे में भी वह देख सकते थे। प्रश्न 10 देखिएगा, होमोनिड और होमोनाइड में अंतर स्पष्ट करें। ये दो मानव प्रजातियां थी, होमोनिड और होमोनाइड, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा था। ठीक है। होमोनाइड का जो मस्तिष्क था होमोनिड की तुलना में छोटा था। होमोनाइड 4 पैरों के विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। अच्छा, होमोनाइड जो होते थे वो कितने पैरों पर चलते थे? होमोनाइड 4 पैरों पर चलते थे। 4 पैरों पर चलते थे क्या? होमोनाइड। ठीक है। और होमोनाइड 4 पैरों पर चलते थे। होमोनिड कितने पैरों पर चलते थे? 2 पैरों पर चलते थे। तो होमोनाइड 4 पैरों के विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। तो यह छोटा सा अंतर था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मटेरियल ले लीजिएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप ओपन है, मटेरियल बिल्कुल ले लीजिएगा और देखिएगा। धन्यवाद।